अगर मैं गोल्ड या रियल एस्टेट के बारे में बात कर रही हूँ तो इसमें लोगों को लगता है कि इसमें सेफ्टी है, बट उसमें सेफ्टी नहीं है। ये अभी धीरे धीरे मैं चैनल के थ्रू भी समझा रही हूँ लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े महीने पहले गोल्ड हैड क्रॉस्ड 60,000, इट वेंट अप टू 61,000, उसके बाद वो आया ना 52,000 तक आया नीचे। सो गोल्ड ऐसे नहीं है कि वो हमेशा ही ऊपर ऊपर जाएगा। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे पता है आपको कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? लगभग 60% लोग। आपको पता है इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इंडियंस कितना इन्वेस्ट करते हैं? सिर्फ 3%। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, इस प्रॉब्लम को एक मिशन पिकअप करने के लिए बेड़ा उठाया है सीए रचना रानडे ने। रचना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। आज हम रचना से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, क्या सोचते हैं वो स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंडिया के फ्यूचर के बारे में, और जानेंगे कि क्यों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये डिसीजन लिया कि वो यूट्यूब के सामने, यूट्यूब पे कैमरा के सामने इतना सारा टाइम स्पेंड करेंगे रादर देन एक्सेल शीट्स और टैली पे। सो रचना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहली बार आपने यूट्यूब पे आपका पहला वीडियो डाला, उसके लिए मोटिवेशन क्या था, रीज़न क्या था, और वो मोमेंट कैसा था जब वो लाइव हो गया? सो एकदम शुरुआत में आई रिमेंबर 2015 में मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, बट दैट वाज ओनली फॉर माय सीए फाइनल स्टूडेंट्स। एंड आपको एक थोड़ा एक फन फैक्ट बता दूं तो आज हम जहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये किसी ज़माने में क्लासरूम हुआ करता था। वाओ। और इसी क्लासरूम में मैंने वो यूट्यूब का मेरा सबसे पहला लेक्चर जो शूट हुआ है वो यहीं पे हुआ है। तो वो तो ऑफ कोर्स मैंने बोला वहाँ पे टारगेट ऑडियंस ही बहुत कम था, बिकॉज हम बोलते हैं सीए कोर्स इज लाइक अ पिरामिड। पहले एंट्री जितनों को आना है वो आ सकते हैं, बट फाइनली क्वालिफाई होकर बाहर जाने वाले बहुत कम होते हैं। तो आई कांट से दैट इज पर से माय डेब्यू ऑन यूट्यूब। बट 2019 में जब मैंने मेरे एक क्लासरूम सेशन ही था वो भी, एंड उसमें सिर्फ सीए के बच्चों के लिए नहीं था, इट वाज ओपन फॉर जनरल पब्लिक। मैंने पहली बार एक कोर्स अनाउंस किया था दैट दोज हू वांट टू लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो वो क्लास में आके पढ़ी। तो उस बैच में कुछ 10 बच्चे थे, एंड 10वीं मैं ही थी शायद, क्योंकि मैं भी सीख रही थी कि कैसे सिखाना होता है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वो मैंने लेक्चर शूट किया, एंड इट वाज अ 1.5 आवर वीडियो। एंड जब मैंने शूट किया तो 2-4 बच्चे आ गए और बोले कि मैम आपने एनीवे शूट किया तो आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते? राइट। मैंने कहा इतना बड़ा यूट्यूब पे जाता है क्या वीडियो 1.5 घंटे का? क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था तब तक। मैंने कहा चलो ट्राई तो करके देखते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया। एंड सो आपने मोटिवेशन जो पूछा था, तो टेक्निकली स्पीकिंग देयर वाज नो मोटिवेशन एज सच। किसी ने सजेस्ट किया इसके लिए डाल दिया था, बस, नथिंग एल्स। बट जब अपलोड किया एंड जब उसमें कमेंट्स आने लगे कि मैम शुरुआत में 90 मिनट्स देख के वी वर लाइक कौन है ये जो 90 मिनट्स का वीडियो डाल रही है, तो पहले तो स्किप कर देते थे। बट ऐसे कमेंट्स आने लगे कि पहले 5-10 मिनट देख लिया, फिर वीडियो पॉज किया, नोट लाई, किताब लाई, पेन लाया और हम नोट्स निकालना शुरू किया हमने, क्योंकि हमको समझ में आ रहा था कि शायद इस वीडियो से हमको कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ जो कमेंट सेक्शन में वो मैं पढ़ते गई तो उससे ज़्यादा और मोटिवेशन आने लगा। और फिर थोड़ा स्ट्रेटेजाइज भी किया मैंने उसको व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो छोटा उसका किस्सा बता देती हूँ। जी बताइए। बिल्कुल। तो तब मैं 2019 में 7 अलग अलग कॉलेजेस में एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाती थी। तो यू कैन इमेजिन पुणे में MBA PGDM ये सब के लिए तो काफ़ी फेमस है हमारा शहर। तो एट दैट सिंगल पॉइंट इन टाइम ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार बच्चों को मैं सिखाती थी अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग क्लासरूम्स में। तो तब मैंने बोला कि इस बारी का आपका जो इंटरनल वाइवा होगा उसके लिए पोर्शन आपका वो 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा यूट्यूब वाला। तो इट वाज एज गुड एज आई कंफर्म 10,000 व्यूज। सो ऑटोमेटिकली बच्चे देख रहे थे वो वीडियो। एंड काफ़ी सारे बच्चे अगेन मेरे पास आए और बोले कि मैम एक्चुअली वी आर फ्रॉम व्हाट engineering background, still we were able to understand this. फिर क्योंकि MBA के लिए डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं राइट लोग, फिर एग्री वाला बोला हमको भी समझ में आया। सो इट वाज अ वेरी नाइस फीडबैक फॉर मी, एंड देन पीपल स्टार्टेड टू शेयर इट मोर एंड मोर। सो इसके कारण शायद वो वीडियो वायरल होने लगा। और बिलीव इट और नॉट 3 महीने में 25,000 व्यूज क्रॉस किए, जबकि मेरा सब्सक्राइबर बेस ही 7,000 के आसपास था तब। एंड आज उस वीडियो को सम 20 मिलियन व्यूज से ज्यादा है कुछ। तो अमेजिंग। सो ये बताइए कि आपने कैसे सोचा कि स्टॉक मार्केट्स पे वीडियोस बनाने पे एक करियर क्रिएट करना है? सो बेसिकली सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद भी नहीं बोलना चाहिए, बचपन से मुझे टीचिंग का बड़ा शौक था। तो माय मॉम वाज अ टीचर, बोथ माय ग्रैंडफादर्स वर टीचर्स, वन ऑफ माय ग्रैंड मॉम वाज अ टीचर।
तो मे भी बोलते हैं ना रन्स इन माई ब्लड, खून में दौड़ता है टाइप तो वैसा है शायद, आई डोंट नो। बट बचपन में इवन कभी कभी मॉम के साथ बाहर जाती थी ग्रोसरी के लिए, क्या है, कभी एक दो बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि उसके स्टूडेंट्स मिले एंड रास्ते में मेरी मॉम को कोई पहचानता है, वो फीलिंग ही बहुत अच्छी आती थी। एंड जो बच्चे बोलते थे गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू एंड दिस दैट, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये रिलेशनशिप कितना प्यारा है कि एक स्टूडेंट अपने टीचर को देख के खुश हो रहा है, विश कर रहा है। सो मेरी वो एक ऐसे अंदर से इच्छा थी यार, कुछ भी हो जाए टीचिंग का कुछ ट्राई तो करना चाहिए मैंने। तो टीचिंग करना चाहिए पता था, बट क्या टीचिंग करना है ये तो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी मैं। तो आई बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस आई वाज अ किड, आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक सिंस आई वाज इन grade 1। तो मैंने रफली 11th स्टैंडर्ड के आसपास से फिर मैंने म्यूजिक ट्यूशन्स लेना चालू किया था। अच्छा। तो उसमें भी बड़ा मजा आता था कि बच्चे बैठे हुए, मैं उनको सिखा रही हूँ, मस्ती मजाक में पढ़ाई चल रही है, मजा आता था। फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने सीए करने का डिसीजन लिया। उसके बाद भी थोड़ा गाना चल रहा था, थोड़ा सीए का चल रहा था। सो आई वाज नाउ गेटिंग अ लिटिल बिट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सीए रादर देन म्यूजिक। दैट वाज एक फर्स्ट शिफ्ट दिख रहा था मुझे मेरे लाइकिंग में। बट फिर भी सीए अच्छा लग रहा था। तो सीए इंटर होने के बाद, अगेन आई एम श्योर यू नो दिस, कि सीए इंटर होने के बाद रफली 2-2.5 साल का पैच मिलता है कि जिसमें आपको सिर्फ आर्टिकलशिप करनी है, एग्जाम कुछ देना नहीं है। तब भी मैं म्यूजिक के क्लासेस लेती थी, तब भी मजा आता था। फिर मैं कोई स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करती थी, सीए से रिलेटेड भी थोड़ा उनको पढ़ा देती थी। सो आई स्टार्टेड टू गेट दैट फीलिंग कि शायद टीचिंग में मजा आ रहा है एंड मे बी सीए टीचिंग में भी मजा आ सकता है। तो सीए क्लियर होने के बाद मैंने जब पूछा कि सीए को पढ़ाने के लिए मिल सकता है क्या, तो एट दैट टाइम आई डिड नॉट फाइंड एनी लक, क्योंकि आई रिमेंबर एट दैट टाइम सभी रैंकर लोग पढ़ाते थे। तो जो ऑल इंडिया रैंक में आते थे वही टीचर्स हुआ करते थे। तो आई वाज नोवेयर क्लोज, भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया मेरा, बट आई वाज नोवेयर क्लोज टू एन ऑल इंडिया रैंक। तो पहले ऑफर नहीं आया मुझे, तो मैंने सोचा कुछ और पढ़ाना स्टार्ट करते। तो आई स्टार्टेड टीचिंग एमबीए फाइनेंस एंड पीजीडीएम फाइनेंस। तो वो पढ़ाना चालू किया। फिर उससे जो कुछ भी फीडबैक्स आए बच्चों से, उन्होंने बोला बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है, आप क्लैरिफाई अच्छे से कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो। तो मैंने कहा यार ये अच्छा हो रहा है। तो तब एक ऐसे लग रहा था यार अच्छा है, बट माय लोग जो मुझे जान रहे हैं दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉलेजेस, कॉलेज के बाहर कोई नहीं पहचान रहा है। फिर सीए पढ़ाने का मौका मिला रफली आफ्टर ईयर। फिर सीए पढ़ाने लगी, वहाँ पे भी फीडबैक अच्छा आया, बट तभी ये हो रहा था यार ठीक है, फिर सीए के बाहर कोई नहीं पहचान रहा है, सीए एंड एमबीए के बाहर कोई नहीं पहचान रहा है। सो आई वाज नॉट एबल टू, सो अच्छा लग रहा था ऑन वन साइड दैट आई एम गेटिंग पॉपुलर, बट ऑन द अदर साइड आई वाज गेटिंग दैट फीलिंग कि इट्स अ स्पेसिफिक कम्युनिटी टू हुम आई एम केटरिंग, उसके बाहर नहीं जा पा रही मैं। तो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट ऐसा कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है वेर इन आई कैन रीच आउट टू द मासेस रादर देन जस्ट केटरिंग अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो वो काफी मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया मेरे हस्बैंड के साथ भी, हु इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सब प्रोसेस में बाय द वे 10 साल गए थे मतलब बोल दिया 10 मिनट के अंदर 10 साल गए थे इसमें। 2009 to 19। एंड इसके बीच एक बहुत अच्छी बात भी क्या हुई थी ये बताती हूँ। आई वाज अ सेबी रिसोर्स पर्सन। 2012 या 13 में मैं सेबी के साथ एसोसिएट हो गई थी। एंड बेसिकली सेबी रिसोर्स पर्सन का काम यही होता है कि आपको अलग अलग जगह पे जाना है एंड आपको इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशंस लेने होते हैं। Right. तो स्कूल के बच्चों से लेके, कॉलेज के बच्चों से लेके, हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स से लेके, रिटायर्ड पीपल, वर्किंग प्रोफेशनल्स, सबको यू नेम इट, सबको ऐसे अलग अलग टारगेट ग्रुप सेबी ने बनाए थे। इन सबको भी पढ़ाना चालू किया था मैंने अबाउट इन्वेस्टर अवेयरनेस। एंड तब जाके ये समझ में आया कि ये एक डाइवर्स ग्रुप है जिसमें इट्स नॉट ओनली अबाउट सीए, ये बहुत बड़ा डाइवर्स ग्रुप है एंड सब में एक चीज लैकिंग है विच इज फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब जब मैं कॉर्पोरेट सेशंस भी देने के लिए जाती थी ऑन बिहाफ ऑफ सेबी, तो कोई क्वेश्चंस जो आते थे, मतलब मैं हैरान हो जाती थी कि ये सीनियर मैनेजर है किसी एमएनसी का और ये मुझे ये इतना बेसिक सवाल पूछ रहा अबाउट फाइनेंशियल। एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने पूछा था मुझे, मैं बता रही थी हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे जाते हो तो आपका पैसा इतने फास्ट नहीं ग्रो होगा, कंपाउंडिंग से आप जाओगे तो कैसे फास्ट हो जाएगा। तो एक सीनियर मैनेजर ने, एक एमएनसी ने हाथ ऊपर करके मुझे पूछा, मैडम कौन सी बैंक का नाम बताओ ना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो तब मैं हैरान हो गई थी कि ये लेवल हो सकता है अवेयरनेस का। तो तब आई टेल यू एक गैप नजर आया, बट थैंकफुली बिकॉज मैं 10 साल टीचिंग में थी तो आई न्यू हाउ टू डिलीवर नॉलेज, तो वो भी मुझे आ रहा था। सो आई न्यू आई कुड फिल अप द गैप। एंड देन मार्केट करने के लिए तब तो कुछ था नहीं, मतलब आई डिड नॉट हैव अ प्लेटफॉर्म टू मार्केट माय स्किल्स, बट देन थैंकफुली यूट्यूब केम टू माय रेस्क्यू। राइट। एंड फिर यूट्यूब पे कैसे है, देयर इज नो क्लासरूम वॉल, राइट, 4 वॉल्स में है ही नहीं, तो आप बियॉन्ड पुणे जाओ, बियॉन्ड महाराष्ट्र जाओ, बियॉन्ड इंडिया जाओ, कुछ भी करो। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मौका मिला विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड आई वाज एबल टू शेयर व्हाटएवर नॉलेज आई हैव टू मासेस। अभी जब आप मासेस से बात करने लगे
आपने क्या क्या गैप्स आइडेंटिफाई किए कि जैसे आपने कंपाउंडिंग की बात की, सो वैसे थोड़े गैप्स बताइए, आपको इंडियन ऑडियंस के बारे में क्या पता चला कि इंडियन ऑडियंस को किस किस चीज़ों के बारे में नहीं पता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? सो सबसे पहले तो मैंने जो अभी एक एग्जांपल दिया वो सेकंड एग्जांपल इज, बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके लिए मोटा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए आपके पास, तभी आप इन्वेस्ट कर पाते। तो मैंने बोला इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, भले ही आप डायरेक्टली ना करना चाहो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लेट अस से, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो। राइट। अब लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में भी तो पैसा चाहिए। अब मैंने तब जाके मैंने समझाना शुरू किया कि इंडेक्स फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कोई भी किसी भी फंड हाउस का इंडेक्स फंड हो, आप 100 रुपीज से इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। सही है। नो वन कैन से कि 100 रुपए भी नहीं है मेरे पास। Right. म्यूचुअल फंड सही है कि आपने पंचलाइन मार दिया शायद, आई मिस्ड इट आउट, बट यस ऑफ कोर्स। तो ये जो एक बेसिक मिथ बोल सकते हैं हम, जो कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। 100 रुपए 500 रुपए किसी के भी पास है तो आप इन्वेस्ट करना आराम से चालू कर सकते हो। सेकेंड थिंग, पीपल फील कि जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो वो एक सट्टा है, इट्स अ गैम्बल। तो दैट इज व्हाट आई अगेन टुक अप कि आप अगर शॉर्ट टर्म में कर रहे हो कि यार आज लिया, अभी 10:10 में लिया और 10:12 में बाहर निकलना है, किसी ने कुछ न्यूज दिया था ये ऊपर भागने वाला है ये नीचे, दैट इज गैम्बल, आई अग्री। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्टोरी को आइडेंटिफाई करके अगर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो और उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कहीं पे भी गैम्बल के नजदीक भी नहीं जा सकता है। अब सिंपल चीज मैं उसको लोगों को बोलती हूँ कि इट इज नॉट कि आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड चाहिए, आपको सीए का ही नॉलेज चाहिए तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ो, देखो इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही है, कहाँ कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहां जहां पे भी आपको लगेगा रे दिस इज व्हाट कैन एक्चुअली टेक अस अहेड। अभी फॉर एग्जांपल लेटेस्ट एग्जांपल अगर देना है तो G20 के बारे में सबने न्यूज में देखा, सबने न्यूज में पढ़ा भी होगा। तो क्या क्या पॉलिसीज आगे जा सकती है पढ़ो, दिस इज जनरल नॉलेज। अगर हम बोल रहे हैं कि वी हैव अग्रीड फॉर एन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया से यूरोप तक जा सकता है, एंड वी आर गोइंग थ्रू अ रोडवे, रेलवे, ये भी बातें चल रही है, तो आइडेंटिफाई करो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स कौन से है, रेल स्टॉक्स कौन से है, तो ये शिपिंग स्टॉक्स कौन से है। एग्जैक्टली, ये सब कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हो गया। इसके लिए कुछ सीए के नॉलेज की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट होना चाहिए क्या? तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप बोलते मुझे पढ़ने में मजा ही नहीं आता है तो भाई आपका काम की बात नहीं है। फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड मैनेजर को बोलो भाई मेरा पैसा इन्वेस्ट करो, खत्म। बट अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप बिल्कुल करो। सो 2-3 चीजें जो मैंने टेकअप करी, मैंने बोला से एक इज द बेसिक अवेयरनेस अबाउट टर्म्स, सेकंड इज ज्यादा पैसे की जरूरत लगती नहीं, आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड थर्ड इट्स नॉट अ गैम्बल, स्टडी, एनालाइज, लर्न एंड देन यू कैन इजीली इन्वेस्ट। एक और चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा मिसकंसेप्शन देखा है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एरियाज के बारे में इंडियन फैमिली सोचते हैं वर्सेस जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल मोर अट्रैक्टिव एरियाज होते हैं, उनमें क्या फ़र्क आपने देखा है? ट्रेडिशनल एज एन एफडी, पीपीएफ वगैरह वर्सेस ट्रेडिशनल में तो गोल्ड भी आता है, बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इवन क्रिप्टो में भी। ये तो अलग ही एसेट क्लासेस है, हाँ, टोटली अलग एसेट क्लासेस है। क्रिप्टो मैं नहीं लूंगी इस डिस्कशन में, सिंपल रीजन इज इट इज एन अनरेगुलेटेड एसेट क्लास। तो आई फील अनरेगुलेटेड एसेट क्लास वर्सेस ऑल अदर रेगुलेटेड एसेट क्लासेस कंपैरिजन नहीं बनता है। तो अगर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट लेती हूँ या फिर पीपीएफ लेती हूँ, ये दो अगर मैं पहले एग्जांपल लेती हूँ, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सेफ्टी। कुछ भी हो जाए मेरा पैसा डूबेगा नहीं, कम नहीं होगा। सो इसके लिए क्या ये दोनों इंपॉर्टेंट है? तो 100% इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गोल्ड या रियल एस्टेट के बारे में बात कर रही हूँ तो इसमें लोगों को लगता है कि इसमें सेफ्टी है, बट उसमें सेफ्टी नहीं है। ये अभी धीरे धीरे मैं चैनल के थ्रू भी समझा रही हूँ लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े महीने पहले गोल्ड हैड क्रॉस्ड 60,000, इट वेंट अप टू 61,000, उसके बाद वो आया ना 52,000 तक आया नीचे। सो गोल्ड ऐसे नहीं है कि वो हमेशा ही ऊपर जाएगा। अगर आप 10 years टाइम फ्रेम ले रहे हो तो हाँ, इन अ 10 year टाइम फ्रेम इट विल आइडियली गो अप, बट अगेन सेम थिंग, इन शॉर्ट टर्म में ये मार खा सकता है। बट फिर गोल्ड चाहिए क्यों अपने को? बेस्ट लिक्विडिटी। आप कहीं पे भी जाओ, आप इवन आउटसाइड इंडिया हो, आपको पैसे की जरूरत है, इफ यू हैव रियल गोल्ड यू कैन एक्सचेंज इट विथ मनी। सो गोल्ड का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। Real estate, personally I'm not a very big fan of real estate. I have not invested in real estate per se. Invested as in जो घर है खुद का जहाँ पे मैं रह रही हूँ, I don't think that is an investment, क्योंकि मैं वो घर बेच के क्या करूँ, मतलब मुझे कहीं पे और लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली मैं रह रही हूँ +1, तो मेरा +1 का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है।
एंड लॉजिक तो मैंने मेरे चैनल पे भी बोला है, बाय वर्सेस रेंट हाउस, उसका मैंने प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देके बताया कि रेंटिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी चीपर। बाइंग में अगर आप इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई सर्टन प्लॉट्स वगैरह, मतलब उसमें भी एक अलग एक्सपर्टीज लगता है, इज व्हाट आई फील। तो मैं ये नहीं बोल रही कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग खराब ही है, बिल्कुल नहीं, बट मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि पुणे के अराउंड कौन कौन से प्लॉट्स है, फिर उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं वहां पे रोज, मतलब थोड़े इंटरवल के बाद तो सही जाके मुझे देखना है कि सब सेफ है नहीं है क्या है। आई डोंट हैव दैट मच एक्सपर्टीज, प्लस उतना लाइकिंग भी नहीं है, तो मैं नहीं करती उसमें, बट जिसको है वो शायद कैन एक्सप्लोर। रियल एस्टेट में एक ही मैं हमेशा एक पॉइंट टू कंसिडर बोलती हूँ कि अगर आप फ्लैट में पैसा लगा रहे हो आप, तो अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो अगेन बी केयरफुल, कंप्लीट ही नहीं हुआ तो मोटा पैसा अटक सकता है आपका। सो बेटर गो अहेड विथ अ प्रॉपर्टी वेर इन इट इज कंप्लीट, राइट, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। रियल एस्टेट में एक और एक ड्रॉबैक मुझे लगता है कि डिविजिबिलिटी नहीं है। डिविजिबिलिटी एज इन, आज मुझे लेटेस्ट से 5 लाख रुपए की जरूरत है, बट मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो मैं ये नहीं बोल सकती मैं सिर्फ टेरेस बेचती हूँ वो नहीं हो सकता, आपको पूरा घर ही बेचना पड़ेगा। सो नो डिविजिबिलिटी। विज़-अ-वी अगर मेरे पास 10 ग्राम सोना है, मैं 1 ग्राम बेच सकती हूँ, राइट। मेरे पास 10 लाख की एफडी है, मैंने 1 लाख का ही उससे रिलेटेड लेटेस्ट से 10 लाख के 2-3 अगर है तो आई कैन जस्ट लिक्विडेट वन एंड कीप अदर्स इंटैक्ट। सो वो एक बड़ा फैक्टर मिसिंग है रियल एस्टेट में। अप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल होता है, बट हर एक एरिया में होगा ऐसे नहीं है। अगेन यू नीड टू हैव नॉलेज कि कौन कौन से एरियाज में क्या क्या प्राइसेस है, कैसे अप्रिशिएट हो सकता है, दिस दैट। सो ये इनके अलग ही फीचर्स है, अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी आप बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उन्होंने तो कभी स्टॉक मार्केट नहीं किया, उन्होंने तो कभी म्यूचुअल फंड नहीं किया, तो ऐसा आपकी जनरेशन ने क्या उखाड़ लिया। तो आई फील वो एक जमाना था मेरे पेरेंट्स के टाइम पे या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जब रियल एस्टेट ने एक जेन्युइन बूम दिखाया, एंड वो एसेट क्लास बहुत कमाल का परफॉर्म किया था तब। But what I see, especially in my city right now, in Pune, last 10 years, property prices are almost stagnant. In fact, it's flat. In fact, कोई areas ऐसे हैं कि जहाँ पे in fact थोड़े prices कम हो गए। तो वो उस टाइम पे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि कोई और एक asset class identify किया जाए, because real estate was giving amazing returns, because gold was giving amazing returns. FD at that time used to give 12%, 13%, 14% returns. आज अगर मुझे भी कोई 14% एफडी में देता है ना, तो मैं शायद स्टॉक मार्केट की मेरी इन्वेस्टमेंट कम कर दूं, राइट, बिकॉज मैं बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है स्टॉक मार्केट में जो बोलता है मैं 50% कमाती हूँ, मैं 100%, वो तो फेक बोल रहा है। कोई भी ईयर ऑन ईयर इतना नहीं कमा सकता है, ओके। आई फील कि अगर आपको एफडी से डबल भी मिल रहा है तो भी यू आर डूइंग रियली गुड, रियली गुड। सो एफडी के डबल 7 गुना 14% होता है, तो 14% अगर मुझे एफडी में मिल जाए वो तो सेफ है, वो तो 100% मिलने वाला है, तो क्यों मैं फिर स्टॉक मार्केट के पीछे ज्यादा भागूं। तो वो मतलब उस जमाने की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अलग है, इस जमाने की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अलग है। आज एफडी इतना देता नहीं है, आज एफडी 7% ही दे रहा है, आज रियल एस्टेट इतना दे ही नहीं रहा है। गोल्ड टू सम एक्सटेंट दे रहा है, 10 to 12% दे रहा है, CAGR है, बट अगेन शॉर्ट टर्म में एनीवेज वी हैव अप्स एंड डाउन्स, सो वी नीड सम अदर एसेट क्लास व्हिच कैन बीट इन्फ्लेशन, व्हिच कैन आउटपरफॉर्म सम अदर एसेट क्लासेस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली हैव कम अप as a good alternate investment avenue, and इसके बारे में हमने सीखना चाहिए, क्यों नहीं। अगर अच्छा पैसा बन सकता है इसमें एक पेशेंट इन्वेस्टर होके, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होके, तो क्यों। ओके रचना, मैं कंप्लीटली एक क्लूलेस यंगस्टर हूँ, मैं 23 साल का हूँ, मैंने अपना पहला जॉब शुरू किया है, ठीक है। अब आपके चैनल पे मैंने देखा है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, शायद मुझे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। मेंटली क्या मेकअप करने की ज़रूरत है मुझे बिफोर स्टार्टिंग दैट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, और प्रोसीजरली क्या करने की ज़रूरत है टू स्टार्ट दैट इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे यंगस्टर्स मैंने देखे जॉब शुरू किया और कूद गए स्टॉक मार्केट में, बहुत गलत डिसीजन है। सबसे पहले आपने देखना चाहिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स उतने हैं कि नहीं है, राइट। कल जाके अगर आपका जॉब चला जाता है तो स्टॉक मार्केट आपके रेस्क्यू के लिए नहीं आने वाला है। आपके पास, मैं बोलती हूँ 6 months का लिक्विडिटी आपके पास होना चाहिए। 6 months लिक्विडिटी एज इन व्हाट, लेट अस से मेरा महीने का खर्चा 10,000 रुपए, सो 10,000 into 6, 60,000 rupees I should have liquid money with me. Liquid money need not have hard cash, it can be kept in my saving account, it can be kept in a fixed deposit which anyway is premature, तो आप करा ही सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में अगर करते हो तो लिक्विड म्यूचुअल फंड। इससे क्या होगा कि 1% अगर जॉब चली जाती है तो रातों की नींद खराब नहीं होगी, आप चैन से सो सकोगे, आपके पास टाइम है नया जॉब ढूंढने के लिए। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग अ जॉब, 23 साल के हो, पहला जॉब है,
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये पहला स्टेप है ही नहीं आपका। पहला स्टेप आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। वो होने के बाद सेकंड चीज आप चेक करो आप वेल इंश्योर्ड हो क्या। आप स्टॉक मार्केट में चले गए और स्टॉक मार्केट जितना ऊपर नीचे हो रहा है, आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है आपको एडमिट करना पड़ा, वो खर्चा स्टॉक मार्केट नहीं देने वाला आपको, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी ही काम में आएगी। राइट। तो बहुत सारे यंगस्टर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एम्प्लॉयर ने मेरा इंश्योरेंस का काम देख लिया है। अरे भाई एम्प्लॉयर ने कितने का इंश्योरेंस निकाला है आपका, आर यू अंडर इंश्योर्ड, आर यू वेल इंश्योर्ड, कोई देखता ही नहीं। तो आपने 2 इंश्योरेंसेस, वन इज लाइफ इंश्योरेंस, वन इज हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपके टिक ऑफ होने ही चाहिए, तभी आप जाके आगे स्टॉक मार्केट के बारे में देखो। और वो जब होता है, योर इमरजेंसी फंड कैटेगरी इज टिक्ड ऑफ, योर इंश्योरेंस नीड्स आर टिक्ड ऑफ, देन थर्ड थिंग यू कैन थिंक ऑफ इज अबाउट स्टॉक मार्केट। ठीक है, उसमें भी आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल भी नहीं है तो रिस्क एपेटाइट का क्या मतलब होता है? रिस्क एपेटाइट इज माय रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ओके, मैं कितना जोखिम बोलते हैं क्या शक्ति में? हाँ नहीं, इतना नहीं ना। मतलब गुजराती मराठी में जोखिम बोलते, पता नहीं हिंदी में क्या हिंदी में बोलते क्या ऐसे बोल सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जोखिम है या नहीं है, क्या है, उतना ही एंगेजमेंट बढ़े। प्लीज टेल अस। ओके, सो जितना मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, अब उसके लिए मतलब देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जिसके थ्रू आप रिस्क आपका, आप 3 कैटेगरीज होते हैं। यू आर अ रिस्क अवर्स पर्सन, रिस्क अवर्स मतलब मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। यू आर अ मॉडरेट रिस्क टेकर, थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकते हो, या फिर आप एक एक्सट्रीम रिस्क टेकर हो आप। ओके, तो इनमें से आप कौन हो, इसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स भी है जो आपका डेटा बिना मांगे भी आपका रिस्क, सो यू कैन जस्ट गूगल आउट रिस्क असेसमेंट कैलकुलेटर। ओके, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। या फिर सब छोड़ो, मैं इतना सिंपल बोलती हूँ, आप इतना सोचो कि जब मैं रात को सो रही हूँ और आज अगर मेरे P&L में 10,000 रुपए नुकसान है तो मैं रात को सो सकती हूँ क्या? ये सबसे एक बेसिक तरीका है आपका रिस्क एपेटाइट चेक करने के लिए। अगर आप 10,000, अभी फॉर एग्जांपल टचवुड बट लेटर से आज मेरे P&L में मान के चलो 50,000 नुकसान है, तो फिर भी मैं आराम से सो सकती हूँ, मुझे कुछ टेंशन नहीं है, बिकॉज दैट इज माई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। गॉट इट। ओके, तो जितना मैं रिस्क ले सकती हूँ ना, उतना अपने इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, उसके ऊपर का आप अवॉइड करो शुरुआती। ओके, तो ऐसे करके आप आपका रिस्क एपेटाइट चेक कर सकते हो, खुद से चेक करो, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के थ्रू चेक करो, एंड उस हिसाब से आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करो। इट शुड नॉट बी एट वन शॉट, बिट्स एंड पीसेस में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए क्या करना होता है प्रोसीजरली? प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है, आपका डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे देयर आर वीडियोस ऑन हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। CA रचना रानडे इज द चैनल नेम, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो तो हम डाल भी देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी म्यूचुअल फंड डायरेक्टली उनके एप्स भी आते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उनके एप्स आते हैं, उनके थ्रू कर सकते हो, या कोई अलग अलग एग्रीगेटर्स होते हैं, उनके थ्रू भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बहुत लोगों को लगता है डीमैट अकाउंट ओपन करना इज लाइक अ बिग थिंग। तो पुराने जमाने में क्या होता था, फॉर्म होता था, फॉर्म में आप क्या क्या भरते थे, नेम, एड्रेस, साइन, दिस, बस वही तो अभी इलेक्ट्रॉनिकली है। पहले आप उधर एक फोटो चिपकाते थे आपका, उसके वजह अभी वीडियो KYC है, बस और कुछ नहीं है, बस 5-10-15 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं। पहले 6 महीने आफ्टर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, वाइल स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं करनी है पहले 6 महीने में? आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि आपने लेटर से मुझे कुछ स्टॉक बताया, मैं बोलती कितने रुपए का है, 5 रुपए का है क्या? हाँ 5 रुपए का है तो ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं 1000 शेयर्स लेती हूँ, ओके, और फिर आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब मजा इस बात का आता है कि मेरे पास 1000 शेयर्स है, ओके, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो 1000 जो है ना वो घटिया है, राइट। आई एम नॉट सेइंग हर एक 5 रुपए का स्टॉक घटिया होगा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट प्लीज चेक द बैलेंस शीट, प्लीज चेक द P&L। अगर उसके फंडामेंटल्स ही ठीक नहीं, इसीलिए वो शायद बहुत कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, उसके मल्टीपल्स वगैरह वो तो बहुत आगे की बात हो गई, PE वगैरह, बट कई बार यही होता है, लोग सस्ता देख के क्वांटिटी खरीद लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। उनको क्या लगता है 5 रुपए का 6 रुपए हो गया तो बात खत्म। अरे 5 रुपए का 6 रुपए होने के लिए भी इट्स लाइक 20% से बढ़ना चाहिए, वो तभी वो आगे जाएगा। सो 20% इज नॉट इजी टू क्रॉस, ओके। तो मैं क्या बोलती हूँ, आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो कोई अच्छा ब्लू चिप देखो आप, जो शायद 1000 रुपए का एक स्टॉक है, तो 1000 के 5 ले लो, क्या ही दिक्कत है। ब्लू चिप क्या होता है? सॉरी, ब्लू चिप मतलब इट्स लाइक अ लार्ज कैप स्टॉक, ओके, established companies, right? Simple examples, not stock tips, examples है।
रिलायंस है, एक्सिस है, ICICI है, L&T है, एशियन पेंट्स है, टाटा स्टील, all these big companies are called as blue chip companies, okay? क्योंकि उन पे उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो बहुत सालों की कंपनीज है, उन्होंने too big to fail बोल सकते टू हैं बिग टू फेल वाली कंपनीज है। इट्स लाइक सेइंग कल जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बंद हुआ तो ये मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है। यस राइट। यस। तो ऐसे जो टू बिग टू फेल कैटेगरी जो है ना, दीज आर लाइक लार्ज कैप स्टॉक्स के कैटेगरी में आएंगे। ब्लू चिप हम जनरली बोल देते हैं उनको। तो ये जनरली वैल्यू वाइज ऐसे मैंने तो नहीं देखा है कि कोई भी लार्ज कैप स्टॉक, आई डोंट नो, आई एम 100% श्योर इनफैक्ट कि कोई भी 4-5 रुपए में नहीं मिलना आपको। राइट, इनके प्राइसेस थोड़े हाई रहते हैं। बट अगेन ये एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, वो शायद 10% आगे क्यों नहीं जा सकती है, वो क्यों नहीं 20% रिटर्न दे सकती है। इनफैक्ट आप चेक करो, एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक है, आप चेक करो ICICI जैसा स्टॉक है, 1 साल का परफॉर्मेंस चेक करो, 3 साल का परफॉर्मेंस चेक करो, भले ही 10 से 15% है, तो मैं वही बोल रही हूँ, डबल देन FD ना, क्यों टेंशन लेना है। वही समझ में नहीं आता है लोगों को। सो द फर्स्ट थिंग लाइक यू सेड, पहले 6 महीने में आपने क्या करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। ओनली थिंग इज क्वालिटी कैसे करें चेक, उसके लिए रिसर्च करो, थोड़ा तो सीखो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहिए। कोई भी बर्थ से वो नॉलेज नहीं लेके आता, यू हैव टू एक्वायर दैट नॉलेज। वेल व्हेन आई स्टार्टेड टू एक्वायर नॉलेज, इट वाज सच अ टफ रोड फॉर मी, बिकॉज़ तब तो यूट्यूब था ही नहीं 2008 में। आई डोंट थिंक देयर, इवन इफ इट वाज देयर, नो वन वाज क्रिएटिंग फाइनेंस कंटेंट। सो फॉर मी, इफ आई हैड टू लर्न इट, आई हैड टू सी वेरियस टीवी चैनल्स, देखा, लाइब्रेरीज में गई, अलग अलग बुक्स परचेज किए, वो पढ़ के देख के सब मैंने सीखा है। नाउ इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, यू कैन जस्ट गो टू एनी यूट्यूब चैनल ऑफ योर चॉइस, जस्ट टाइप इन दैट कॉन्सेप्ट, यू आर देयर, आपको ऐसे मिल जाएगा नॉलेज। तो नॉलेज के लिए अलग से टाइम निकालो। मैं तो बोलती हूँ रोज एक, अभी फॉर एग्जांपल मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे तो रफली 15 मिनट्स का एक वीडियो होता है, तो 15 मिनट रोज क्यों नहीं निकाल सकते हो। 15 मिनट्स निकालो, रोज एक वीडियो देखो, आपका ऑटोमेटिकली नॉलेज बढ़ता जाएगा। आपने नॉलेज की बात की, अपने स्कूल्स में क्यों पर्सनल फाइनेंस सिखाते नहीं है? क्या पता क्यों नहीं सिखाते हैं। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि सिखाना चाहिए क्या, तो यस, आंसर इज ऑफ कोर्स यस। मैं एक सिंपल उसके लिए लॉजिक बोलती हूँ। जैसे आई रिमेंबर हिस्ट्री के साथ हमको सिविक्स आता था। यस। कि लेट्स से आउट ऑफ 100 मार्क्स 80 मार्क्स वाज हिस्ट्री, 20 मार्क्स वाज सिविक्स। ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स आता था। 80 मार्क्स ज्योग्राफी, 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स। तो मैथ्स अगर आप 100 में से 100 रखने के बजाय अगर आप मैथ्स 80 करते हो और 20 फाइनेंस करते हो, तो क्यों नहीं? इट्स सच अ बेसिक थिंग, राइट? एंड उसमें आई फील फाइनेंस इज मोर लाइक अ लाइफ स्किल। जो कोई भी बच्चा आगे जाके 20-21 साल का होने के बाद, हर एक इंसान पैसा कमाने वाला है, तो उसको मनी मैनेजमेंट की टिप्स अभी से क्यों ना दे। अगर अभी से दिए तो डेफिनेटली एक अच्छा सेंस बिल्ड होता है, एंड उससे हमको ही, हमारी पूरी इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। सो इट्स लाइक हमारे पूरे इंडियन सोसाइटी में सेविंग्स का तो आई डोंट नो, इन जीन्स में ही आता है हमारे शायद, कि हम सेविंग का एक मेंटालिटी है हमारे पास। इन्वेस्टिंग मेंटालिटी कम है कंपैरेटिवली, एंड इन्वेस्टिंग है भी तो भी गोल्ड, FD, उसके आगे नहीं गए ज्यादा। तो एक अगर ये सभी जो एक कंपैरेटिवली न्यू एज हम बोल सकते हैं, नॉट ट्रूली न्यू एज, बट लेट्स से स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, इनके बारे में या फिर अलग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, जैसे मैं शुरुआत में बोल रही थी, इमरजेंसी फंड्स क्या है, इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में अगर आप इंट्रोडक्शन में तो एटलीस्ट देते हो, तो आई थिंक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट बढ़ सकता है। वी कैन बी मच बेटर इन्वेस्टर्स, एंड इससे बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इससे फायदा क्या होगा। फायदा इससे सबसे बड़ा ये होगा कि हमारे मार्केट्स को FIIs की जरूरत कम लगने लगेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत कम लगने लगेगी। एब्सोल्युटली। मतलब आप अगर आज देख रहे हो तो मतलब एक 4-5 साल पहले तक द मोमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज्ड टू पुल आउट मनी फ्रॉम आवर मार्केट, हमारा मार्केट नीचे जाता था। राइट। पिछले 2 साल का डेटा आप निकालो, FIIs का सेलिंग है, फिर भी हमारा मार्केट उतना नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा भी ज्यादा पंप इन हो रहा है मार्केट में। अब ये और ज्यादा अगर आने लगा तो क्या बात ही है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, एंड बच्चे समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। इट्स नॉट लाइक बहुत लोगों को लगता है यार 8th स्टैंडर्ड का बच्चे को कैसे आएगा फाइनेंस, ऐसे नहीं है। अभी मैंने इनफैक्ट लिंक्डइन पोस्ट भी डाला था 1 या 2 हफ्ते पहले की बात है। अब माय सन ही कीप्स ऑन सीइंग, मतलब ऑब्जर्व करते रहता है। मैं और अक्षय, मेरा हस्बैंड, हम दोनों काफी बार स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, कौन सी कंपनी नई लिस्ट हो रही है, IPO का लिस्टिंग चल रहा था किसी कंपनी का। तो मेरा बेटा बाजू में बैठा था, वो बोला कि मुझे क्वेश्चन है। मैं बोला क्या हो गया? तो बोल रहा ये सब कंपनी लिस्ट होती है, टीवी पे तुम देखते हो, हम हमारी कंपनी लिस्ट कर सकते हैं कैसे? परफेक्ट। माय सन इज इन 5th स्टैंडर्ड, 10 साल का बच्चा है।
तो अच्छा ऐसे है क्या कि उसके पास बाय बर्थ कुछ स्किल सेट्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारा कॉन्वर्सेशन सुनता है, क्योंकि वो उसके अराउंड ये सब बातें चलती है, Yes. इसके लिए वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जाता है, एंड देन ही ट्राइज टू अप्लाई हिज माइंड एंड स्पीक समथिंग। यस, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दिस। सो अगर आप स्कूल में स्टार्ट करते हो तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। एक फैमिलीज का एक रोल होता है इसमें, जैसे आप बोल रहे हो कि आपका सन आपकी बातें सुन के इस तरह से सोचने लगा है। इंडियन फैमिलीज में करंटली ऐसी क्या बातें होती है जिसकी वजह से हम इन्वेस्टिंग का कल्चर नहीं बना पाए? आई थिंक अभी तक काफी सारे घरों में यही है कि बच्चों के सामने पैसे की बात नहीं करनी। मनी इज स्टिल अ टैबू टॉपिक इन मेनी हाउस होल्ड्स। इज दैट पिक्चर चेंजिंग? आई फील यस, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। आई कैन सी दैट। अभी मेरे ही घर के बारे में बात करूँ तो माई इन लॉज समहाउ फील कि नहीं, अभी बेटे का पढ़ने का समय, उनका भी गलत नहीं है, वो उनका माइंडसेट है, क्योंकि वो उस तरीके से बड़े हुए हैं। तो उनके माइंडसेट में जब मैं मेरे बेटे को प्रॉफिट एंड लॉस बताती हूँ, जब मैं शेयर्स के बारे में बताती हूँ, तो बोलते हैं कि इसका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, ये अभी नहीं उसको उसने स्टॉक मार्केट करना चाहिए। हर एक जनरेशन का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, वो उनका थॉट प्रोसेस है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, दैट इज इट, राइट। तो आज हम व्हेन वी मेजॉरिटी 30s के जो पेरेंट्स है, आई थिंक वी शुड टेक दैट स्टेप अहेड कि आगे जाके हमने भी ये इनकलकेट करना चाहिए। एंड इनफैक्ट जो 40s 50s के जो पेरेंट्स है, उनमें भी मैं एक अच्छा शिफ्ट देख रही हूँ। आई शेयर वन एक्सपीरियंस। मैं अभी लोनावाला के यहाँ पे एक स्कूल ने मुझे इन्वाइट किया था टू गिव अ सेशन टू स्कूल किड्स, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स। तो जब मैं सेशन दिया, मुझे पता नहीं था शुरुआत में बच्चे ध्यान भी देंगे कि नहीं, क्या होगा, बट द सेशन वेंट प्रीटी वेल। सेशन होने के बाद पूरी झुंड मेरे आजू बाजू, मैडम ऑटोग्राफ। मैंने कहा उनको पता भी है क्या मैं कौन हूँ, क्यों ऑटोग्राफ मांग रहे हो? बोले हमने आपको टीवी पे देखा है। मैंने कहा कौन से टीवी पे देखा है? तो बोले मम्मी पापा यूट्यूब टीवी पे देखते हैं। बोले वो टीवी पे यूट्यूब देखते हैं, हम उनके बाजू में जाके बैठते हैं। फिर हमने भी आपका चैनल देखना चालू किया, फिर धीरे धीरे हम ही बोलने लगे कोई और एक वीडियो लगाओ, और एक वीडियो लगाओ। उसमें भी मैं ना जनरली अगर आपने चैनल देखा होगा तो कई बार शुरुआत में थोड़ा सा 30 सेकंड 45 सेकंड तक कुछ एक फनी स्किट करने की कोशिश करती हूँ। हर एक वीडियो में नहीं होगा, बट आई ट्राई टू डू दैट। बोले वो भी हमको अट्रैक्ट करता है कि यार को मजा आ गया इसमें से। तो ये एक है ना, हाउ टू मेक फाइनेंस फाइनेंस, वो एक कोशिश करी है, एंड आई थिंक दैट इज सीपिंग थ्रू। एंड जो एक चेंज मैं खुद देखना चाह रही थी सोसाइटी में कि टैबू टॉपिक को कंसिडर ना करके खुल के बात की जाए अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट मनी। भले ही आप उनको नंबर्स ना बताओ कि हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है, पैसा कैसे अर्न करने के लिए कितना मेहनत लगता है, सेव करने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इन्वेस्ट करने के लिए उससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं इनकलकेट किया तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड हैबिट फॉर द किड्स। राइट। रचना, ये भी मैंने नोटिस किया है कि कुछ कम्युनिटीज़ से सीमित हो जाता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के। गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, दूसरी कम्युनिटीज़ उतना नहीं करती है। तो क्या कम्युनिटी का भी कोई एक रोल होता है ये इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप करने के लिए? और अगर मैं कोई कम्युनिटी का हिस्सा हूँ तो मैं उस कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि पूरी कम्युनिटी में वो हैबिट डेवलप हो? It is true, it is a fact I can say, and there is a reason behind it. मेरे जितने भी गुजराती मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट आप सीए का बैकग्राउंड आपको बता रहे थे, तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि सीए में भी गुजराती मारवाड़ी बहुत रहते हैं। तो मैं मतलब 80% मारवाड़ी में समझ सकती हूँ, इतने मेरे मारवाड़ी दोस्त हैं। ओके, तो भले गुजराती मारवाड़ी है, अभी उनका क्या है देखो, उनके डैड्स है, उनके ग्रैंड डैड्स है, ग्रेट ग्रैंड डैड्स है, मेजॉरिटी ऑफ देम वर इन बिजनेस, राइट। तो अगर वो खुद बिजनेस में है तो उनके पास वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, एंड वो क्या बोलते हैं, धंधा है भाई, धंधे में तो क्या नुकसान फायदा ये होते रहता है। वो मेंटालिटी से ही वो बच्चे ग्रो करते हैं, राइट। मैं किस मेंटालिटी से ग्रो हुई? आई एम अ टिपिकली मराठी मिडिल क्लास फॅमिली पर्सन. दर महिन्याच्या 1 तारखेला पगार जमा झाला का इज द ओनली चेकबॉक्स विच हैज टू बी टिक्ड ऑफ. दैट इज इक्वल टू हर महीने के 1 तारीख को जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है इज इक्वल टू आपके लाइफ का 1 महीना सक्सेसफुल हो गया. राइट. सो दैट इज द ओनली थॉट प्रोसेस ऑफ majority of the Marathi households. I'll not say all, but a lot of Marathi households. इस मेंटालिटी से बाहर निकलना ही एक इन इटसेल्फ अ बैरियर होता है, क्योंकि यू रिस्ट्रिक्ट योर थॉट प्रोसेस टू अ फिक्स्ड इनकम. You don't want to go ahead and try out how the fluctuating income tastes. You don't want to take that risk. Exactly.
क्योंकि हम इनबिल्ट ही नहीं होते उससे, क्योंकि हमारे डैड भी फिक्स्ड इनकम कमाते थे, हमारे ग्रेट ग्रैंड डैड भी एवरीवन हैज गॉन थ्रू दैट फेज. सो वी बाय नेचर आर नॉट रिस्क टेकर्स. बट देन अगेन कौन सा वो मूवी था रणबीर कपूर का, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है. ये जवानी है दीवार. सो अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो आपको कहीं से निकलना पड़ेगा ही, तभी तो आप वो मजा ले पाओगे आप. राइट. सो इनफैक्ट my brother also came out of this, you know, fixed salary category thing. He also has this amazing company and he's in IT. I am doing whatever I am. And मेरे पापा बड़े गुस्सा होते थे पहले जब मैंने मेरी जॉब छोड़ने की बात करी थी. तुम्हें हर महीना इतना सैलरी मिल रहा है, वो छोड़ के तुम क्यों कुछ करना चाह रही हो? I want to try it out. तो वो अगर यही if I were to belong to a गुजराती फैमिली, नजारा उतारी होती थी मेरे कि यार एक नया कुछ बिजनेस शुरू कर रही है. तो ये मेंटालिटी है, इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप अगेन. आपने जो बोला थोड़ी देर पहले, वैसे मेंटल ब्लॉक हटाना है अपना और आगे जाना है. रचना, मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग इन इंडियाज फ्यूचर. तो आप किस तरह से देखते हो इंडिया के फ्यूचर को एंड हेंस स्टॉक मार्केट को इन द कमिंग 10-20 इयर्स? आई थिंक अगर आप एक, क्योंकि 20 इयर्स का नजरिया बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, बट एटलीस्ट चलो 20-30 तक का तो नजरिया लो आप. ये डेकेड का तो नजरिया लो. आई थिंक इंडिया इज प्लेस्ड ब्यूटिफुली राइट नाउ. अब इंडिया बोलना है कि भारत बोलना है मुझे नहीं पता है, बट व्हाटएवर इट इज. तो ये डेकेड के लिए तो मैं बहुत बुलिश हूँ. बुलिश एज इन बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ. कई सारे रीजन है इसके पीछे. आप अगर देखोगे तो इंडिया का अभी जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड माने हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. तो जितना यंग पॉपुलेशन होगा उतना इनकम कमाने वाले लोग होंगे, उतना स्पेंडिंग पावर रखने वाले लोग होंगे. तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी जितना बड़ा होता है वो अच्छी चीज़ होती है. अगर आप देख रहे हो तो अर्बनाइजेशन भी हो रहा है. तो रूरल से उठ के लोग अर्बन सिटीज में आ रहे हैं. तो जो अर्बन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जो अर्बन कंजम्पशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, उसमें भी एक अच्छे खासे बूम आ सकता है. बट डज दैट मीन कि टियर 2 टियर 3 सिटीज खत्म होते आ रहा है? तो नहीं. इनफैक्ट टियर 2 टियर 3 सिटीज जो है उसमें तो एक अलग ही लेवल का बूम हमको अभी नजर आ रहा है. बिल्कुल. चौथा, अगर आप बोलोगे इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से, तो आप जीएसटी कलेक्शंस देखो. हमारे जीएसटी कलेक्शंस हर महीना दर महीने बढ़ते जा रहे हैं. आई रिमेंबर जब हमने फर्स्ट टाइम 1 ट्रिलियन रुपीस का नंबर क्रॉस किया था. 1 ट्रिलियन बेसिकली इज 1 लाख करोड़ रुपीस. उतने का जीएसटी कलेक्शन जब पहली बार आया था तो सब लोग पागल हो गए थे. अरे बाप रे, इतना जीएसटी कलेक्ट हो गया. नाउ इट इज अ न्यू नॉर्मल. हाँ, 1 लाख करोड़ के ऊपर तो आता ही है. अभी तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास आ रहे हैं अभी हम. सो ये नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं. हमारे यहाँ पे इवन गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद गुड स्कीम्स. नो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हियर, बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट देयर आर सर्टेन स्कीम्स, समथिंग लाइक अ पीएलआई. पीएलआई इज अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. ये क्या है? ये एक प्राइवेट सेक्टर में होता है. वैसे मान के चलो एक्स मेरा एम्प्लॉई है, मैंने उसको बोला तू जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना मैं तुमको इंसेंटिव दूंगी. ये सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बोल रहे हैं आप जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे, एक थ्रेशोल्ड दे रखा है, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर आप मैन्युफैक्चर करोगे, हम आपको इंसेंटिव देंगे. गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग डिफरेंट कंपनीज टू मैन्युफैक्चर मोर एंड मोर, टू बी बिगर. एग्जैक्टली. तो ये पीएलआई जैसा स्कीम बहुत अच्छा है. गति शक्ति जैसे स्कीम्स है कि जिसमें अगर आप कनेक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हो, जितना अपना एक ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा. रोडवेज अच्छे से कनेक्टेड है, रेलवेज अच्छे से कनेक्टेड है, वाटरवेज है. तो जितना कनेक्टिविटी अच्छा है उतना ही एक ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए एक अच्छा एक नजरिया हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई बिलीव दैट इंडिया का ग्रोथ स्टोरी एक माइंड ब्लोइंग होने वाला है. दोज इन्वेस्टर्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20-30, वी आर द लकीएस्ट वंस. वी मे सी we may be able to participate in the best possible times of the Indian stock market journey. इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट गिर नहीं सकता है. कल मार्केट बिल्कुल गिर सकता है, परसों भी गिर सकता है, एक महीना भर भी गिर सकता है. लेकिन अगर आप एक 10 साल का नजरिया रख रहे हो तो एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए. रचना, आपने कहा कि इंडिया में सेविंग की आदत तो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है. अभी वो एक ओल्डर जनरेशन की बात है. यंगर जनरेशन में ये भी एक थोड़ी सी चीज़ होने लगी है कि काफ़ी लोग लोन्स लेके फंस जाते हैं. उन पे कार के लिए लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, कभी कभी तो जीन्स खरीदने के लिए भी लोन लेने लगे. और फिर वो रीपे करने के लिए उनके करियर डिसीजंस, अपने लाइफ डिसीजंस सारे उसी तरफ अलाइन हो जाते हैं. तो ये क्यों होता है और इससे यंग लोग कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं उसके लिए मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ताकि आपने वो एक सेविंग की हैबिट है, वो एक गुड फाइनेंशियल डिसीजन लेने की हैबिट है, वो मे भी इनकलकेट हो जाए. ये क्यों होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. आई थिंक इट्स मोर अबाउट कंपेयरिंग लाइफ स्टाइल्स.
अगर हम दोनों दोस्त हैं, आपने नई जैकेट ली, मैंने भी लेना चाहिए, मैं भी आज जाके शॉपिंग करके आती हूँ। आपने नया जूते लिया, मैंने भी लेना चाहिए, मैं भी नए जूते लेके आती हूँ। आपने यहाँ तक रुकता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपने नई गाड़ी ली, अच्छा ठीक है मैं भी लेके आऊँगी। वर्स्ट, आपने नया घर लिया, मैं भी पीछे पड़ती हूँ मेरे घर वालों को, हमने भी नया घर लेना चाहिए। द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग लाइफस्टाइल्स एंड यू टेक अ फाइनेंशियल डिसीजन जस्ट बिकॉज समवन एल्स हैज टेकन इट, आई थिंक दैट इज वेयर यू स्टार्ट क्रिएटिंग द मेस ऑफ योर फाइनेंसेस। आप पूरा गड़बड़ कर रहे हो उसमें पे। ये नहीं करना चाहिए। एक सिंपल चीज आप हमेशा ध्यान में रखो, इट इज बेटर टू बी रिच रादर देन टू लुक रिच। ये अगर आप ध्यान में रहोगे ना, तो आई थिंक आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आपके चैनल की बात करते हैं, ठीक है। अगर आज मुझे क्रिएटर बनना है रचना, तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक रादर देन चूजिंग अ जॉनर विच इज पॉपुलर, चूज समथिंग विच यू आर गुड एट। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट किया ना, तब कुकिंग वगैरह बहुत चलता था, तब एंटरटेनमेंट बहुत चलता था। अब अगर मैं कुकिंग सिखाना कर देती थी तो आई एम श्योर मुझे 10 सब्सक्राइबर से ज़्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं इतनी खराब कुक हूँ। तो मेरे घर के भी नहीं सब्सक्राइब करते थे। तो वो मैंने नहीं चूज किया कि जो ट्रेंडिंग है, मैंने वो चूज किया कि जो मुझे मजा आता है देने के लिए, जो मुझे लगता है कि आई एम गुड एट, वो आपने सबसे पहले शुरू करना चाहिए। आई स्टार्टेड डिलीवरिंग द एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट फर्स्ट। वो जब मैंने शुरू किया तब आई रिमेंबर मेरे इनिशियल वीडियोज यूज्ड टू बी मोर इन अ इंग्लिश वे, लिटिल बिट ऑफ हिंदी, लिटिल बिट ऑफ मराठी, लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। फिर एक पॉइंट ऐसे आ गया कि कमेंट सेक्शन में बड़ा हेटेड आने लगता था कि we feel that we are getting to know a lot about finances, we feel that we are able to grasp whatever you are teaching, but all of a sudden you shift to Hindi and we just lose track. तो जनरली मैंने तब देखा था कि हिंदी में फाइनेंस सिखाने वाले फिर भी 3-4 चैनल्स थे, और इसके लिए मैंने थोड़ा इंग्लिश से चालू किया था। बट देन मुझे समझ में आया कि मे बी मेरा ऑडियंस ऐसा है कि जो साउथ का ज़्यादा है, जिनको मे बी हिंदी से थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, एंड दे वुड बी मोर कंफर्टेबल इफ आई गो फुल्ली इन इंग्लिश। तो ये जो बात है ना, जो नया कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कमेंट सेक्शन इज द मिरर ऑफ योर चैनल। कमेंट सेक्शन में आपको पता चलता है कि लोगों को क्या लगता है आपके कंटेंट के बारे में। देखो, हेटर्स तो होने वाले हैं, नो डाउट्स ऑन दैट। वो आप 10% छोड़ दो, 90% हेटर्स है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, राइट। 10% हेटर्स है तो उतना तो दुनिया में हेटेड है ही, वो हम ऑडिटिंग में जैसे बोलते हैं बिलो मल्टीलिटी लेवल करके छोड़ देना चाहिए अपन। बट 90% लोगों का जेन्युइन फीडबैक क्या है, ये देखो, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि मे बी इट्स मोर ऑफ साउथ इंडियन सिटीज विच आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, आई स्विच्ड माई होल लैंग्वेज टू प्योर इंग्लिश। और उसके बाद जो ग्रोथ हुआ मेरे चैनल में कि I mean, there was one time during, of course, COVID, when my channel was growing at almost 1,50,000 subscribers per month. Wow. तो ये एक पागल पेज देखा है मैंने ग्रो होते हुए। ठीक है, इंग्लिश चैनल तो अभी more than 4 million subscribers हो गया है, should start another channel. But I was confused between Hindi and Marathi. But then again, do market research now. अब मुझे पता है मुझे डिलीवर क्या करना है, पता है, it's just the medium that I have to choose now. मार्केट रिसर्च किया तो हिंदी में इतने कंटेंट क्रिएटर्स है ऑलरेडी, वेल एस्टैब्लिश्ड कंटेंट क्रिएटर्स है, तो मैं अगर उसमें जस्ट एज वन ऑफ देम अगर और मैं बन के रह जाऊँ तो क्या ही मैंने वैल्यूएशन किया है। बट देन आई सर्च फॉर मराठी कंटेंट क्रिएटर्स, तो देयर वर वेरी हैंडफुल ऑफ मराठी कंटेंट क्रिएटर्स, और उनमें से एक भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं था कि जो ऑलरेडी नेशनल लेवल पे थोड़ा बहुत नोन है और फिर जाके मराठी कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, फ्रॉम अ नेशनल टू अ लोकल लेवल। तो मैंने कहा यार, आज के ज़माने में अगर हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है, जो हम सिर्फ किताबों में थ्योरी में पढ़ते हैं, तो व्हाई नॉट। मैं अगर एक बंदा हो, मुझे लगता है जैसे खाना मुझे न्यूट्रिशियस खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, तो मैं हैबिट एस्टेब्लिश करता हूँ उसकी। वैसे ही कंटेंट अगर मुझे वैल्यूएबल कंज्यूम करना है वर्सेस ये जंक कंटेंट, तो कैसे वो चेंज करवाएंगे हम? तो आई फील जंक कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे पिज्ज़ा खा के जो मज़ा आता है ना, वो दाल चावल खा के मज़ा आने नहीं वाला है। तो देख, जैसे पिज्ज़ा खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो लिमिट में खाना चाहिए। वैसे ही रील्स देखो, लेकिन लिमिट में देखो। द मोमेंट आप पिज्जा ज़्यादा ही खाने लगोगे, आपको पता है कि इसका लॉन्ग टर्म में आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, इनफैक्ट हुआ तो डैमेज ही होगा। ये जब लोग सेम कॉपी पेस्ट कंटेंट के बारे में समझेंगे कि अगर वो रील्स को रिस्ट्रिक्ट ना करके अगर वही कंज्यूम करते रहे और क्वालिटी कंटेंट जो एक
अच्छा यूट्यूब पे लेटर से पड़ा हुआ है, वो अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको जीरो वैल्यू एडिशन होगी, एज गुड एज। रील्स में क्या होता है बताती हूँ, मैं भी रील्स बनाती हूँ, मैं मना नहीं कर रही, बट मैं एक स्कीम के बारे में क्या ही 60 सेकंड्स में बोलूँ, क्या ही 90 सेकंड्स में बोलूँ, वर्सेस जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, आई डू फुल फ्लेजेड 15-20 मिनट्स का, समटाइम्स 30 मिनट्स वीडियो ऑन यूट्यूब। तो ये अलग ही लेवल का नॉलेज मिलेगा। ये आई थिंक तो ज्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए बिल्कुल basically। और ये मुझे लगता है जो थोड़े सीरियस लर्नर्स है ये ऑलरेडी समझते हैं। जिनको बिल्कुल ही टाइम पास का ही एटीट्यूड है वो कभी शिफ्ट ही नहीं होने वाला है। वो क्लास ही अलग है, वो ऑडियंस क्लास ही अलग है। वी कांट टैप 100% ऑफ द ऑडियंस, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है एग्जैक्टली वो लोग। तो आई थिंक नाउ दिस इज अ फैक्ट दैट इज अंडरस्टूड बाय पीपल दैट इफ यू वांट टू जस्ट एंटरटेन योरसेल्फ एंड गेन लिमिटेड नॉलेज, देन आई थिंक अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज गुड फॉर यू। बट इफ यू वांट टू बी अ सीरियस लर्नर, इफ यू वांट टू बी अ सीरियस इन्वेस्टर, देन आई थिंक अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। माइंडसेट चेंज बिठा के नहीं किया जा सकता किसी का भी, वो उसको खुद को ही सेल्फ रियलाइजेशन होके ये करना हो। राइट, ओके। लास्ट सवाल, रचना, एक परसेप्शन है, एक स्टीरियोटाइप है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर देखो या फिर फाइनेंस इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट देखो, या सभी जगह पे ये परसेप्शन होता है कि मेन ही ये काम करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे बोर्ड रूम्स और बहुत सारे न्यूज़ रूम्स भी देखे जहाँ पे सिर्फ मेल जर्नलिस्ट होते हैं जैसे ही फाइनेंस की बात आती है। ऐसी दुनिया में आप एक बहुत ही शाइनिंग स्टोरी हो जहाँ पे आपने ये ब्रेक थ्रू किया है और आपने कुछ इंटरेस्टिंग किया है इन द फाइनेंशियल एजुकेशन स्पेस। आपने कोई ऐसा बायस फेस किया है? अगर फेस किया है तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया है, ये जरा सब बताइए। जिन लोगों के मन में अभी भी बायस है उनके लिए सिर्फ एक बेसिक स्टार्ट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक लेडी है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारी जो सेबी की चेयरमैन है वो माधवी जी है, एंड एक कंटेंट क्रिएटर, फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर जो आपके सामने बैठी है वो भी एक लेडी है। सो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी ब्रेक दिस माइंडसेट दैट वी हैव कि ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, ये नहीं है। ये माइंडसेट चेंज करो सबसे पहले। बट क्या ये टू सम एक्सटेंट रियलिटी है कि द प्रोपोर्शन इन विच मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन दिस फील्ड, इट इज अ मेल डोमिनेटेड थिंग? आंसर इज यस। ओके, व्हाई आई गेव दीज एग्जांपल्स इनिशियली, क्योंकि ये नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हो। करना है तो आप कर सकते हो, और लेडीज ने प्रूव करके दिखाया, वो एक बहुत अच्छे पोजीशंस पे आज बैठे हुए भी है। बट एक जनरल परसेप्शन में जहाँ पे भी हम, आप जैसे आप बोर्ड रूम बोल रहे थे, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ ट्रू स्टोरी कि मेल डोमिनेटेड है ज़्यादा। अब इसमें कभी कभी फेस करना होता है क्या, तो बिल्कुल मैंने भी खुद ने भी फेस किया है, क्यों नहीं किया है। आई यूज्ड टू गिव सेमिनार्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस में जाती थी, तब यू नो एक बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। व्हेन आई यूज्ड टू गो, देखो आप इमेजिन करो 20s में मैं थी, सम कैन इमेजिन 25-26 की एक लड़की अंदर आती है, मैं नाटी हूँ कंपैरेटिवली 5 फीट टॉल, जाती थी तो सब बोलती थी ये हमको सिखाएगी। एंड द वे पीपल इज ऐसे बोलो क्या बोलना है, तुमसे ज्यादा अकल हमको है। ये वाली बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है कि सामने वाला कितना एक्सेप्टेंस लेवल दिखा रहा है। राइट। बट यू नो, उससे आपके पास दो चॉइसेस है, यू गेट बॉक्ड डाउन और आप बोलते हो यार नहीं हो सकता, इसमें आप हार मान लो, या फिर आप उसको एक ऐसे चैलेंज ले लो कि कैसे यही इंसान बाद में आके मुझसे आके बात करना चाहिए। राइट। एंड आई चोज द सेकेंड वन। मैंने ऐसे जितने भी सेशंस हुए, मैंने सब में आई जस्ट यूज टू इग्नोर दैट पर्सन। सी वी हैव 100 पीपल लेट अस से इन द रूम, ऐसे 4, 5, 6, 10 रहने ही वाले हैं। You don't look at them. Look at the 90 people who are at least not giving a negative vibe to you. भले ही पॉजिटिव वाइब ना दे, नेगेटिव वाइब तो नहीं देना चाहिए। इन लोगों की तरफ देखो, जी तोड़ के आपने बहुत अच्छा जो कुछ भी कंटेंट आपको डिलीवर करना है वो आप डिलीवर करो, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। मे नॉट बी इन द सेम टाइम, बट इन टाइम्स टू कम यू विल सी द रिजल्ट। मैंने ऐसे कितने सेमिनार्स देखे, इतने कितने सेशंस देखे, जब ये जो लोग, ये वाले जो रहते थे, आके बोले हैं मैडम सॉरी हम आपको बोल नहीं सकते क्योंकि हम आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बट ये ज़रूर कबूल करना चाहेंगे कि हमने आपको अंडर एस्टिमेट किया था। मज़ा आया आपका सेशन सुन के। ऐसे भी फीडबैक्स देखे गए लोग। तो इट्स अबाउट हाउ यू टेक अप चैलेंजेस, हाउ यू लुक एट द सिचुएशन, हाउ यू डील विद इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब ये इंटरव्यू को एंड करते हैं। रचना,
आपको हम ये कहना चाहेंगे कि हमने आपको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। हमको पता था कि बहुत मज़ा आएगा ये सेशन में, और जेन्युइनली मैं हमारे ऑडियंसेस के बिहाफ पे कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल सेशन रहा है। थैंक यू सो मच रचना। एंड आई शुड आल्सो अप्रिशिएट कि आपने जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे। अदरवाइज यू नो वो एक ही मराठी में हम दळण दळणे बोलते हैं बस वही उधर ही क्वेश्चंस घूमते रहते। तो आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे एंड द फ्लो ऑफ द इंटरव्यू वाज आल्सो अमेजिंग। वंडरफुल। देखते रहिए आप कुकू एफएम का यूट्यूब चैनल और उम्मीदों की उड़ान के फ्यूचर एपिसोड्स भी। थैंक यू सो मच। बाय।